Ms. Baba and Ms. Priti Gill to come and light the lamp. Please. I'd like to welcome Mr. Shiv Dular Singh Dhillon, the District Commissioner of Amritsar, who is very, very kindly with us today. Thank you. और आप एक टुकड़ा सुनेंगे, but I hope कि आप लोगों को, and I know कि यहाँ हिंदी लिटरेचर बहुत ज़्यादा लोग familiar नहीं है, लेकिन मैं पढ़ती हूँ और I hope कि शायद इसके बाद आप लोग interested हो जाएं. ये पहला पेज है और इस चैप्टर का शीर्षक है घर जैसा घर नहीं। घर घर था, चार दीवारें थी, दीवारें तो चार के अलावा भी थी। सरन इज वन ऑफ द डॉटर्स, यंगर वन। सरन को कई बार लगता कि घर में चलते चलते अचानक उसके सामने कोई ऐसी दीवार उग जाएगी जो उसको किसी खास तरफ जाने को रोकेगी। सरन जब चलती तब कुछ ऐसे ही एहतियात से फूंक फूंक कर कदम रखती, जैसे अभी उसके सामने कोई रोक है। इरावती इज द मदर। इरावती जबकि मुन्नी चिड़िया सी फुदकती घर में। घर की रवायत कुछ अजीब सी थी। चीजें जैसी होनी चाहिए थी उसके ठीक उलट होती। इरावती जाने कितने साल की थी, पर थी ऐसी जवान, और सरन उलट। घर भी उलट ही था। दिन में सोता और रात को जागता। किर-मिर आवाजें उठती। लकड़ी के फांक से हवा दर्राती हुई गुजरती। काठ की सीढ़ियां अपने ही भार से दबी कांपती कराहती। ऊपर का कमरा जाड़ों की अंगीठी के धुएं से काला पड़ा अजीब सोंधेपन की गंध छोड़ता, जैसे गर्मी कोने सांधियों में और छत की बल्लियों से उल्टी लटकी धीमे धीमे चू जाती। लकड़ी के चौकोर खिड़कियों में जड़ा शीशा किसी भाप से धुआंता नम रहता, जिस पर पानी की बूंदें टेढ़े मेढ़े निशान के भित्ति चित्र उकेरती। कमरे में पूरा अंधेरा छाया रहता, ऐसा जैसा बिलास सवर ने न कहीं देखा न होगा। He is the male character, वारिशकर। उसके शरीर को धीमे धीमे छूता जज्ब होता, जीभ पर और त्वचा पर कसैला स्वाद छोड़ता। लेकिन ये कमरा बिलास का कहाँ था? नीचे के बड़े कमरे में ऊंची बड़ी खिड़की के बगल में लेटा बाबुल, तो छोटा बच्चा जो इस किताब में है। बाबुल बाहर देखता। ऊंचे पतले जहाज जैसे पलंग पर बाबुल को उचक कर चढ़ना पड़ता। पलंग के नीचे भी एक पूरी दुनिया थी, ऊपर की दुनिया से ज्यादा रोमांचक। पलंग के पाए मजबूत थे, ऐसे जैसे हाथी ने अपने पांव जमाए हों। ये खिड़की हमेशा खुली रहती। खिड़की से शहर को जाने वाली सड़क दिखती, खिड़की के अंदर से घर की दुनिया दिखती। घर जैसा घर था वैसा नहीं था। जो भीतर से था वही बाहर से नहीं था। बाहर से दिखने वाला घर अलग था। भीतर रहकर दिखता घर कुछ और था, जैसे सरन थी। बाहर से पतली सांवली कटे बाल वाली, भीतर से बड़ी बड़ी बहुत उदार, बहुत सब कुछ। इतना सब कि उसकी सांस घुट जाती सोचते। घर भी सोचता, कितना बीत गया, कितना रीत गया। प्लास्टर सीमेंट के पीछे झांकती ईंटों की दुनिया, लकड़ी के दीमक खाए बुरादों के पीछे स्वाहा हुए साल। धूप से जला, सर्दियों से जमा, बारिश से भीगा, कितने मौसम का हारा घर। चिमनी से निकलता धुआं ढलवे छत से फिसलता बरामदे पर टंग जाता। शाम जैसे कालीक सनी उदासी से लिपटी गिरती, ऐसे जैसे सुबह जो हुई थी कितनी खुशगवार हुई थी, किसी दूसरी दुनिया का भोर हुआ होगा। संदूकचे से निकली फैली चीजें अचक्के घर की बल्लियों को देखती। पुराने कालीन, चांदी रंग की मछली, कीड़े की खाई हुई ऊनी लोई, ढीले छेददार उघड़े पर अपनी चटक रंगों वाले पुलोवर, पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, तामचीन की प्यारियां, पुरानी तस्वीरें,
पिछवाड़े वाले कमरे के पीछे का बरामदा घाटी पर लटका अब गिरा कि तब गिरा, जैसे अधर में लटका होता। सरन को उधर जाते हमेशा दिक्कत होती, जैसे उसके भार से ही बरामदा चटक कर टूट जाएगा और फटे बारूद सा घाटी में गिरेगा। वैसे सरन को कई चीजों से दिक्कत होती, दिक्कत तो उसे बिलास से भी होती, और बाबुल से क्या कम होती। ओह, ये पागल कर देने वाला बच्चा जो जब तक उस पिछवाड़े बरामदे की दीमक खाई रेलिंग से घाटी में झांकता फिरता। सरन का दिल उसके मुंह में आ गिरता। घर के दीवार की लकड़ियां काली सख्त खुरदुरी थी, कहीं कहीं जाने कितने बार के स्पर्श से खूब चमकीली और नरम भी थी। ऊंची बल्लियों पर टिका छत अंधेरे और कभी छन कर आती रोशनी में डूबा रहता। हॉल के परले कोने में पुराने हिलने वाली कुर्सी छोटे से दरी के टुकड़े पर ऐसे बैठी रहती जैसे इंतजार में हो। घर की सब चीजें ऐसे ही इंतजार में टिकी रहती। आओ इस्तेमाल करो। मैं शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने का प्रयास करूंगा। सिंपल क्वेश्चन, जब कोई पोएट, कोई शायर, कोई अपने कलाम में कोई अपनी बात कहता है तो कहीं ना कहीं उसका अपना अंदर, उसकी जिंदगी का कुछ ऐसा एहसास, ये सब आपके कलम एहसास आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपकी जो राइटिंग्स, जो स्टोरीज, जो आपने कहानियां लिखी, कहीं आपके जीवन का वो प्रतिबिंब, वो अक्स, वो दर्पण कहीं उनमें शामिल है, अपनी जिंदगी का। आई डोंट से कोई इरोटिका में या उसमें सेंसुअलिटी में या कहीं पे भी, मर्डर में भी। खैर, क्योंकि ये अक्सर जब भी कुछ स्याही के साथ, कलम के साथ कुछ भी, किसी भी पन्ने के ऊपर कोई भी अल्फाज अपना चित्र एक लेता है, तो कहीं ना कहीं आपके जिंदगी का कोई एहसास, कोई जिंदगी का ऐसा तजुर्बा, कोई जिंदगी का ऐसा अपना वो उसमें निकलता है। तो आपकी कहानियों में क्या ऐसा है? थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी। एक राइटर होना is like being an actor. You can be anything that you want to be. तो मुझे लगता है कि as a writer I can be anyone that I want to be, and more importantly I can be what I am in all complete context. कि मेरे अंदर जितनी कमजोरियां हैं, ऐसी चीजें जो शायद मैं सबके सामने नहीं बता पाऊँ, लेकिन as a character in my story I can be that. मेरे अंदर कोई पेटिनेस है, मेरे अंदर कोई दिलदारी है, अमीरी है, कुछ भी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मैं बिना ये सोचे कि आप मुझे जज करेंगे, मैं कहानियों में उसको लेके आ सकती हूँ। So I can live as many lives I want to when I am writing. I can be anyone, I can go anywhere, I can be a man. I have written most stories जिसमें protagonist is a male person, और वो सारी कहानियां मैं करके लिखी हैं। It's not in third person. तो I can be a man, I can be anyone. लेकिन then there are things inside me. तो मैं जो होना चाहती हूँ वो तो हूँ मैं, क्योंकि होना चाह रही हूँ, मैं उसका देख रही हूँ कि that is what I want to be. I want to be there and I can be there. That is the best part of being a writer. You can live your fantasies whether in a murder story. Because वो बात हमने actually करी नहीं, sorry, I'm just करी नहीं about the kind of experimental stuff, I think, and adventurous kind of, like you push the borders, you push the envelope all the time when you're writing. And I think also जो चीजें आप करती भी हैं, आप इतना travel करती हैं, पेंट करती हैं, पोएट्री लिखती हैं, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं. Is that me? Yeah, it is. And Santosh cooks really well. May I ask you? उसमें मैंने इनकी बात भी सुनी कि हमें न्यू टूल्स चाहिए फॉर रिव्यूइंग इट। तो मेरे मन में एक बात आई है कि आपने इस स्टोरी में यू आर एक्सप्लोरिंग द डार्क कॉन्टिनेंट ऑफ द फीमेल माइंड। Yes, absolutely. And you have used two symbols here. One is that of the kachua, the other is rain. तो रेन तो मेरे को लगा जैसे कि वे क्लिनसिंग, पर्जिंग, कैथार्टिक एलिमेंट है आपकी स्टोरी में। और जो कछुआ है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, द थ्री लेगेड कछुआ? Is it something like a slow change
in the sea change in the mindset of women, or does it relate the whole social concept, mindset? I would like to be enlightened on that, especially the Kachua part, Rain, I understand. Yeah. Okay, thank you so much. This is an excellent story. It tells me about your desire to explore the psychoanalytical side of the female mind. Yes. Because Freudian psychoanalysis is based on the male part. Now he hasn't talked about anything female part. So I'm interested in your story. If you ever give me a chance to translate it, I would love to do it. Oh, I would love, really, Thank you. absolutely. Okay, thank you so much. But does it play the symbol of Kachua? या तो ये जो कछुआ है, ये जैसे आपको मालूम है तैमूर लंग वाज लेम, तो उससे उसका नाम पड़ा। और ये कछुआ भी सोचता है, बोलता है। उस एक चैप्टर कछुए पे ही है, और ये निकल जाता है उसके साथ। वो बेसिकली वो जो बच्चा है बाबुन, उसका ये पेट है। लेकिन वो पूरी कहानी में, जैसे हम अगर देयर इज अ प्ले गोइंग ऑन, तो आप एक पटाक्षेप करते हैं, पर्दा गिर जाता है बिफोर द नेक्स्ट थिंग स्टार्ट्स। सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि एक दुनिया, सबके मन में कुछ चल रहा है। पीपल आर, ये जो तीनों औरतें हैं, वो माँ और बेटी तो है, लेकिन उनके अंदर बहुत एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी शिकायतें हैं। हाँ, और वो समझ नहीं पाते कि इस चीज को हम कैसे तोड़े। माँ बहुत चाहती है कि अपनी बेटी को बताए, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। और बेटी, हम सोचते हैं कि पेरेंट्स में तो हम जानते ही हैं कि पेरेंट्स तो बच्चे को प्यार करेंगे, या बच्चा, उसको मालूम है कि मेरी माँ है तो प्यार करेगी। लेकिन ये हम लोगों ने कई बार देखा है कि इतना आसान नहीं है। जब तक कि आप प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं, अज्यूम कर लेते हैं कि उसको पता होगा। नहीं पता होता, हर बार बोलना पड़ता है, हर बार बताना पड़ता है, हर बार जताना भी पड़ता है। In all relationships, whether it is husband, wife, बच्चे, भाई बहन, you always have to make an effort to tell you're important for me, आप मेरे लिए स्पेशल हैं। और हम लोग, लेकिन ये इतना आसान होता तो जीवन ही आसान हो जाता, रिलेशनशिप्स आसान हो जाते। इट्स नॉट दैट। हमेशा हर रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। तो ये जो कछुआ है, वो एक तरह से एक यहाँ तक हम पहुंचे, और फिर एक ब्रेक है। It slows down the whole process of trying to find each other, in the importance of each other in our lives. That is how ये कछुआ Slow sea change. आता जाता रहता है। And I hope कि आप पढ़िएगा किताब, तो शायद I will, definitely. you will have a better idea. So I've read a few translations by Gayatri Spivak on Mahasmita Devi's writings, like the Draupadi. So our particular question is, how do you resist the temptation from deviating from a mere translation to an individual interpretation? So translation is also like, a translator is more of a reader, and the author's, a piece of writing is like the source of the understanding is more than the author is actually the reader. If you take into context Michael Foucault, that's what he specifically said. So how do you resist the temptation of actually interpreting the text while translating it, or you merely translate it? What would you prefer, an individual interpretation while exploring the text, or just a translation? No, the moment of time. तो जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं या जब आप क्रिएट कर रहे हैं, तो anyway your individuality has to come into it, and your interpretation of a certain thing has to come into it. अगर मैं ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जैसे अभी सडनली मुझे याद आया, because I read somewhere in Facebook today, कि वो अरुंधति रॉय की जो किताब है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, और बहुत ही फेमस पोएट है मंगलेश डबराल, उन्होंने किया है। और उसका नाम उन्होंने जो ट्रांसलेट करके रखा, अपार खुशी का घराना। और ट्रेन में आते हैं जस्ट थिंकिंग कि ये कुछ मजा नहीं आ रहा है, इट्स जस्ट योर लिटरल ट्रांसलेशन। सो जब आप इस तरह के ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, एक और व्हाट इज दैट बुक, द ग्रेट रेल बाजार या क्या, एक ट्रैवलॉग है ना, उसका भी हिंदी मैंने, आई जस्ट बॉट द बुक टू सी कि क्या है, हाउ डज इट साउंड रीड इन हिंदी। और मुझे बहुत जगह बहुत निराशा हुई, कई बारी शब्दों के उच्चारण गलत लिखे हुए थे। और कोई मान लीजिए कोई ब्रिटिश मुहावरा है, द वे दे यूज द सेंटेंस, और आप उसको वैसे लिटरल कर देंगे, तो देन इट बिकम्स रिडिकुलस। तो अब वो है कि वो अंग्रेजी में या जो जहाँ भी अमेरिकन अंग्रेजी डिफरेंट है, उनके इडियम्स डिफरेंट हैं,
ब्रिटिश अलग है, और उसको अगर हम कर रहे हैं तो जब तक हमको मालूम ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है, तो हम एक खाली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो तो मुझे बिल्कुल देयर इज नो फन इन दैट। और जब तक आप ये, इसलिए जब मैं अपनी चीजों को कर रही हूँ ट्रांसलेट, तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि मैं बहुत नॉट ट्रांसलेटेबल इजीली नहीं हूँ, मेरी जो भाषा है वो बहुत ही अलग किस्म की है। और जब मैं अंग्रेजी में मैंने किया, रेन सॉन्ग में बहुत सारी कहानियां, नॉट ऑल ऑफ देम बट क्वाइट अ लॉट ऑफ देम आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी, उसको जब मैंने किया तो मुझे लगा कि मैं एक ट्रांसलिटरेशन कर रही हूँ, मैं फिर से उसको रिक्रिएट कर रही हूँ, ट्रांसक्रिएशन एक तरह का, तो उसमें मुझे मजा आया। बट देन आई कुड डू द सेम विद अदर्स। फिर उसमें क्या होता है कि जो राइटर है, पता नहीं उसको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी मजा आया है, गुस्सा आया अगर आपको? और मैं उसको 4 बार 5 बार 10 बार देखती रही, एंड देन आई रियलाइज कि इससे तो अच्छा है कि मैं ही ना कर लूं। सो आई एंडेड अप एंड आई टोल्ड मीनाक्षी कि फॉरगेट इट, आई डू इट माय सेल्फ। तो जितना एफर्ट मुझे पड़ रहा था on somebody else doing it and I was trying to make it all right and you know rough edges को ठीक कर रहे हैं, I thought छोड़ दो, ये मैं कर लेती हूँ। But then it's, हो सकता है अंग्रेजी में मैं जानती हूँ, उससे अंग्रेजी कर पाती हूँ, किसी और भाषा जो मुझे नहीं मालूम है, तो वो तब ये रिस्क तो हमको लेना पड़ेगा if we want a bigger audience. With that we come to an end to this, and it's been a very lovely evening. But we are obliged to Prabha Khaitan Foundation to give Maja House this opportunity to introduce Kalam in Amritsar through Ehsas, which is a very important thing which has happened for us in Amritsar, because as it is, you know, we are trying to promote literature somehow or the other. We started it. There are other groups also trying to do, but this has been a very important, for Amritsar to have got now Kalam coming here regularly. Kalam basically is an initiative for us to realize the richness of Hindi literature. अभी तक तो हम इंग्लिश ही कर रहे हैं यहाँ पर, तो I'm very glad कि हिंदी भी आना शुरू हुआ है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हिंदी लिटरेचर हम पढ़ना नहीं मांगते, बिकॉज जो मैंने आपकी बुक का थोड़ा सा पढ़ा है वो तो काफ़ी आसान है हिंदी पढ़ने के लिए। तो वो लिटरेचर वाली फीलिंग जो डर लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल होएगा पढ़ने को, वो तो आसान है। तो आई थिंक वी शुड ऑल एक्चुअली रीड द बुक, आई मीन सीम्स प्रीटी गुड। And we hold in high esteem our Hindi writers, really. It's a fact. Because हमारे कब से तो इतने अच्छे हिंदी राइटर्स हमारी कंट्री में हैं, अवॉर्डेड हैं, और रिकग्निशन है उन सब की। So we heard you, Pratiksha, talk about your writings, to promote Indian culture through your writings, which was lovely, absolutely. Thank you very much for giving us the opportunity to listen to you. We are enriched by your talk. I thank you on behalf of women of Ehsas and all of us gathered here today, and we hope to have you again, someday again in Amritsar. It was very nice. So, and please come back with your new works so that Preeti can sit with you and discuss. Not Preeti anymore. Preeti, your Hindi was good. Yeah, great. So thank you, Taj Swarna, for your hospitality and being our hospitality partners for hosting the very first Kalam in Amritsar. Our presenters, thank you, our presenters, Shri Cement, for presenting Kalam with the collaboration with Ehsas Women of Amritsar. Thank you all.